हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री साथी। जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का पूरा रिवीजन करने वाले हैं। अगर इस चैप्टर को आपने पहले पढ़ रखा है तो 15 से 20 मिनट के अंदर ही आप इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रही आपकी पीरियोडिक टेबल। आपने इस पीरियोडिक टेबल को बचपन से देखा हुआ है। इसमें होता क्या क्या है, ये हो जाता है आपका एस ब्लॉक, है ना, ये होता है एस ब्लॉक, ये हो जाता है आपका पी ब्लॉक, यहाँ पे लिखा भी हुआ है एंड आप ये सारी बातें जानते भी हैं। कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको फेस नहीं करनी पड़ रही होगी। एंड यहाँ से आपका डी ब्लॉक होता है एंड लास्ट में ये आप एफ ब्लॉक देख रहे हैं। इसकी पहली सीरीज को आप लेंथेनाइट सीरीज बोलते हैं, दूसरी सीरीज को आप एक्टिनाइट सीरीज बोल रहे होते हैं। अब मेटल्स की बात करते हैं। मेटल्स कहाँ कहाँ पर होते हैं, देखिए एस ब्लॉक एक्सेप्ट हाइड्रोजन। एस ब्लॉक में हाइड्रोजन तो है बट ये मेटल नहीं है जनाब, नॉन मेटल होता है। बाकी के सभी एलिमेंट्स जो भी एस ब्लॉक में है वो सभी मेटल्स की तरह ही बिहेव करने वाले हैं, यानी कि मेटल्स ही होते हैं। कंप्लीट डी एंड एफ ब्लॉक, पूरी की पूरी डी ब्लॉक एंड पूरा का पूरा एफ ब्लॉक आपका मेटल्स ही है। अब कुछ एलिमेंट्स आपके पी ब्लॉक में भी मेटल्स मिलने वाले हैं, यानी कि पूरा का पूरा डोमिनेशन मेटल्स का चल रहा है पीरियोडिक टेबल में। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। पी ब्लॉक में ही कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो नॉन मेटल्स होने वाले हैं, जैसे कि ये जो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ना येलो येलो कलर से, ये सारे आपके नॉन मेटल्स हैं। मोस्टली यहाँ पर गैसेस आपको देखने को मिल रही होंगी, है ना। हाइड्रोजन भी जनाब आपका नॉन मेटल ही है। अब बात करते हैं मेटलाइट्स की। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होते हैं। मेटलाइट्स आपके होते कौन कौन से, देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है। आज सबसे तेजी, है ना, बोरॉन भी आपका कहीं कहीं पर आपको बताया जाएगा मेटलाइट है, कहीं कहीं बताया जाएगा नहीं है, बट मेरी मान के चले तो आप मेटलाइट ही इसको टिक करें, है ना। आज सबसे तेजी ये आपके मेटलाइट्स हैं। कहीं कहीं पर आपको स्टैटिन भी मेटलाइट में ऐड कर दिया जा रहा होता है, ये रहा स्टैटिन, ठीक है। बट इनको आप नहीं बोल सकते आज सबसे तेजी, ये आपको हर जगह पर मेटलाइट्स के रूप में ही देखने को मिल रहे होंगे, है ना। बोरॉन भी आपका मेटलाइट ही होता है। कभी कभी आपको स्टैटिन भी नजर आ रहा होगा। देखिए इसका क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जाए स्टैटिन का, वो थोड़े से चांसेस कम ही हैं, है ना। अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। इसमें क्या क्या है, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 0 को आप नील से लिख रहे होते हैं, 1 को अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इन। ध्यान रखिएगा ये इन है, नोन नहीं होता है यहाँ पर, इन, ई डबल एन, और लास्ट में आप आई यू एम ई एम जोड़ रहे होते हैं, है ना। क्या बोला मैंने, ये फॉर एग्जांपल देखिए आपको लिखने को आ रहा होगा कि 125 एटॉमिक नंबर है, उसका जनाब बताइए आपका ये नोमेनक्लेचर क्या होने वाला है। तो 1 के लिए आप अन लिख रहे होंगे, 1 के लिए आप अन लिख रहे होंगे, 2 के लिए आप बाई लिखेंगे और 5 के लिए आप पेंट लिख रहे होंगे एंड लास्ट में आप ई एम जोड़ देने वाले, है ना। अब 140 की बात कर लेते हैं। 1 के लिए आप अन लिखेंगे, 4 के लिए आप क्वाड लिखने वाले हैं एंड 0 के लिए आप नील लिखने वाले हैं और क्या लास्ट में आपको आई यू एम जोड़ देना है, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, अन क्वाड नीलियम, ठीक है। आप हमें कमेंट सेक्शन में 156 का लिखकर बताइएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। अच्छा जी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, देखिए ये आपके पास यहाँ पर है, कुछ प्रोटॉन है यहाँ पर, ठीक है। इसमें इसके बाहर आपको शेल्स नजर आ रही होंगी, ये सबसे बाहर होती है एन सेल, उसके बाद n-1, इसके बाद n-2 2s सेल, है ना। एन सेल को आप बोल रहे होते हैं अल्टीमेट सेल, उसके अंदर जो होती है n-1 सेल को आप बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल और n-2s सेल को आप बोल रहे होते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल होता है। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे आप, एंटी पेनल्टीमेट सेल, है ना, पेनल्टीमेट सेल, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एफ रिजल्टेंट होता क्या है, देखिए बहुत ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर कुछ प्रोटॉन है, यहाँ पर तुम अपने आप को इमेजिन करो यार, यहाँ पर तुम हो और ये है बाहर टेस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो भी होगा इसके ऊपर ही होगा, जो कुछ पूछा जाएगा इसके बारे में ही पूछा जाएगा, ये हो जाएगा आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन। इस पर आप फोर्स लगा रहे हैं, इस पर आप फोर्स लगा रहे हैं, बट आपका जो फोर्स है वो थोड़ा सा कम हो जाने वाला है इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी लगने लग जाएगा। बोलिए समझ पा रहे हैं बात को। यहाँ पर प्रोटॉन है, यहाँ पर बाहर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, बट ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना नहीं लग पाएगा जितना लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी होने लग जाएगा, है ना। इसी को हम बोल रहे होते हैं जेड इफेक्टिव। एफ रिजल्टेंट क्या होने वाला है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये जो ये प्रोटॉन लगा रहा है इलेक्ट्रॉन पर माइनस एफ रिपल्शन, है ना। यहाँ पर रिपल्शन होने वाला है, एफ रिपल्शन जो कि इसके वजह से होने वाला है, ठीक है। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आप फिर से समझना चाहते हैं तो सुनिए बहुत ध्यान से, इस बार आपको पक्का समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आप यहाँ पर है, ये है बाहर, है ना, जिस पर आप अट्रैक्शन लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप सफल हो जाएंगे अट्रैक्शन लगाने में अगर उसके आसपास जो कुछ होती है ना, हाँ वो ना हो, क्योंकि वो जनाब उसको रिपेल कर रही होती हैं आपसे। बोलो हाँ या ना, एक्सपीरियंस तो होगा ही तुमको। अगर वो ना हो जनाब तुम उसको अपनी तरफ खींच सकते हो, सही बात है। फिर भी तुम लगे रहो, तुम्हारा अट्रैक्शन काम तो आएगा ही। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लास्ट में आपको जेड इफेक्टिव समझ में आ रहा होगा, जेड माइनस सिग्मा। हाँ, जो भी रिपल्शन है उसको आप सिग्मा से डिनोट कर रहे होते हैं। जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो रहा होता है वो होता है जेड माइनस सिग्मा, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना चाहिए था माइनस ये जितना रिपल्शन की वजह से कम हो जाने वाला है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत आपको यहाँ से नहीं होनी चाहिए। इसी को आप बोल रहे होते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। पढ़ लेंगे डेफिनेशन। देयर इज अ रिडक्शन इन न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्क्रीन बिटवीन टेस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। इसी को आप स्क्रीन भी बोल रहे होते हैं, है ना। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात कर रहे होंगे हम पेनिट्रेशन इफेक्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट है। द एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू गेट क्लोज टू एन एटम्स न्यूक्लियस। हाँ, ये रहा आपका न्यूक्लियस जो मैंने पिंक कलर से दिखाया हुआ है। यहाँ पर बाहर इसके इलेक्ट्रॉन्स है, ये पी जो है ये डबल शेप का होता है ना, और एस ऑर्बिटल आपका स्फेरिकल शेप का होता है। ये एस ऑर्बिटल हमने व्हाइट कलर से बनाया हुआ है, ये होता है स्फेरिकल शेप का, और जो पी ऑर्बिटल ये होता है डबल शेप का। देखिए जो स्फेरिकल शेप का होगा उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा होगा,
अरे बात तो समझ पा रहे हो ना, वो चारों तरफ से सराउंडेड है, स्फेरिकल मतलब 3D फिगर ना भाई, 3D फिगर, उसको चारों तरफ से अट्रैक्ट किया जा रहा होगा, दैट मींस उसका साइज कम हो जाने वाला है, यानी कि वो न्यूक्लियस के बेहद करीब आ जाने वाला है। यहां पर देखो ये न्यूक्लियस है जनाब, यहां पर s ऑर्बिटल के बेहद करीब, उसके बाद p, उसके बाद d एंड उसके बाद f। न्यूक्लियस के जितना करीब पेनिट्रेशन पावर उतनी ही ज्यादा, ठीक है। तो पेनिट्रेशन पावर का करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, SPDF। समझ में आया है? अच्छी बात है, नहीं आया याद कर लो, इंपॉर्टेंट है जनाब, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट ये वाला ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि जनाब जो जितना करीब होगा वो उतनी ही बेहतरीन शील्डिंग बना पा रहा होगा। बताइए, ये इलेक्ट्रॉन इसके जितना करीब होगा, न्यूक्लियस के जितना करीब होगा, उतनी ही जबरदस्त शील्डिंग देने वाला है, क्योंकि जनाब आप वहां तक अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फेंक ही नहीं पाएंगे। बोलो हाँ या ना? यस। तो ये आपको पता होना चाहिए एट द एंड, ये भी हाँ, साथ में ये भी पता होना चाहिए डी एंड एफ का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, यानी कि जितना शील्डिंग इफेक्ट एस और पी लगा रहे होंगे उतना शील्डिंग इफेक्ट डी एंड एफ नहीं लगा पा रहे होंगे, ठीक है। ये सारी ऑर्डर्स आपको याद होने चाहिए। अब बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको ऑर्डर के इसी से करेक्ट होते हुए मिल जाएंगे। देखिए, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाने वाले तो एटॉमिक रेडियस आपका डिक्रीज कर रहा होगा, टॉप टू बॉटम आपका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा होगा। ऐसा होता है कि हम बहुत ध्यान सुनेंगे, जब आप ऊपर से नीचे आते हैं, जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो आपका नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रही होती है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रही होती हैं, दैट मींस आपका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा होगा, साइज इंक्रीज कर रहा होगा। बट जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं तब क्या होता है, तब जनाब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे होते हैं, यानी कि और भी ज्यादा ताकत से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होंगे, यानी कि एटॉमिक रेडियस आपका कम हो रहा होगा, है ना। जेड इफेक्टिव आप समझ सकते हैं, जेड इफेक्टिव आपका बढ़ रहा होता है जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं, ठीक है। उसकी वजह से एटॉमिक रेडियस कम हो रहा होता है। एटॉमिक रेडियस का करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे आप देख सकते हैं, डाउन द ऑर्डर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है, डाउन द ऑर्डर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है। बट यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी आ जाती है, हाँ इसको आप ध्यान रखेंगे। ऐसा होता क्यों है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पहली बार 3D सीरीज ने एंट्री मारी है, और एंट्री ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स फॉर द फर्स्ट टाइम, पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स की पुअर शील्डिंग होती है। इसकी वजह से ये जनाब गैलियम का एटॉमिक रेडियस कम हो जाने वाला है इन कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम। वैसे तो डाउन द ऑर्डर इंक्रीज कर रहा होता है, बट इस केस में ये उल्टा हो जाने वाला है। ये आपको स्पेशली याद रखना है, बाकी और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आप ट्रेंड याद रखेंगे, डेफिनेटली आप ट्रैक कर पा रहे होंगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, ये बात आप याद रखिएगा। क्वेश्चन आपको एक्सेप्शन से ही पूछे जा रहे होंगे, क्योंकि गलत करने की प्रोबेबिलिटी भी तो वहां से रहती है। अब बात करते हैं डी ब्लॉक की। ये तो आपने देख लिया एस ब्लॉक का एंड पी ब्लॉक का, डी ब्लॉक के भी देखने हैं। डी ब्लॉक का एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डाउन द ऑर्डर इंक्रीज करेगा, ठीक है, डाउन द ऑर्डर इंक्रीज करेगा। बट यहां पर ऐसा क्या हो गया, ये तो इक्वल हो गया भाई साहब, इक्वल यहां पर हो गया, इक्वल यहां पर इसलिए हो गया क्योंकि यहां पर पहली बार जीवन में आपके 4f सीरीज ने एंट्री मार दी है, 4f सीरीज ने एंट्री मार दी है। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर कितने हैं, 57th एलिमेंट है ये, उसके बाद 72, यानी कि 14 एलिमेंट्स कहां गए, 14 एलिमेंट्स हैं इसके बीच में, लैंथनम एंड हॉफनियम के बीच में जनाब 14 एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट्स हैं इसका मतलब, और 14 एलिमेंट इस प्रकार से हैं, ठीक है। दैट मींस आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, एटॉमिक रेडियस आपका धीरे धीरे करके डिक्रीज हो रहा है। आप लेफ्ट टू राइट 14 टाइम्स गए हैं, 14 टाइम्स गए, यानी कि इसका एटॉमिक रेडियस बहुत ज्यादा डिक्रीज हो चुका है, इतना ज्यादा डिक्रीज हो चुका है कि इसके बराबर ही आ चुका है। वैसे जनरली क्या होना चाहिए, इसका इंक्रीज होना चाहिए ना, बट 4f टाइम्स मतलब 14 बार आप, बट 4f सीरीज के आने की वजह से आप धीरे धीरे 14 बार एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर चुके हैं, और वो इतना डिक्रीज हो गया है कि इसके ही अप्रॉक्स आ चुका है। ये सभी में आप इसको इस तरीके से फॉलो कर रहे होंगे। रीजन पता होगा तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पहली बार में 3D सीरीज ने एंट्री मारी थी, इस वजह से ये हो गया था। इस बार 4s सीरीज ने एंट्री मार दी है, जिस वजह से ये सारी बातें हो रही हैं। इसको आप क्या बोलते हैं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आप बोल रहे होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है, इसका रीजन यहाँ पर क्या है, पुअर शील्डिंग ऑफ f ऑर्बिटल, जैसे कि यहाँ पर था पुअर शील्डिंग ऑफ d ऑर्बिटल। कोई समस्या है, कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इस प्रकार से लेफ्ट टू राइट जाते हुए, इस ऑर्डर को जरा याद रखिएगा। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे, यहां तक तो आप यानी कि 5वें तक तो आप डिक्रीज कर रहे होते हैं, जो भी आपने ट्रेंड यहां तक देखा था, है ना। लेफ्ट टू राइट जाते हुए आपका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा था, लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा, बट मैग्नीज तक, उसके बाद 3 में अप्रॉक्सिमेटली इक्वल होगा, उसके बाद लास्ट में दोनों में बढ़ने वाला है। ये आप याद कर लें, आपको काफी ज्यादा बेनिफिट हो रहा होगा, है ना। यहां पर भी वही है, ये ऑर्डर आप देखें, और 5वें तक ही ये सब कुछ रहता है जो आपने जनरल ट्रेंड पढ़ा हुआ है। लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा, 5वें एलिमेंट तक डिक्रीज करेगा, उसके बाद 2 या 3 तक, मतलब 2 या 3 तक बराबर ही रहेगा, लास्ट में जाकर के बढ़ने वाला है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसमें छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए कि क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएंगे। आयनिक रेडियस भर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, है ना। जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे दैट मींस जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे दैट मींस जेड इफेक्टिव की वैल्यू कम हो रही होगी, क्योंकि जनाब अब आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं कैटायंस की, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपका कैटायंस यहां पर है। कैटायन के केस में क्या होता है, आप इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे होते हैं, बेरियम से आपके पास एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाला, बेरियम पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन और निकाला, बेरियम 2 पॉजिटिव। यहां पर क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कम कर रहे हैं ना वक्त के साथ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उतने ही है, बट आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कम करते जा रहे हैं। इसका मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ता चला जा रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, दैट मींस आयनिक रेडियस कम हो रहा होगा ना। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, आयनिक रेडियस कम हो रहा है, दैट मींस आयनिक रेडियस
कटायन के केस में देखिए ध्यान सुनिएगा, कटायन के केस में जितना ज्यादा चार्ज होगा आयनिक रेडियस उतना ही कम होने वाला है, बट इन केस ऑफ एनायन जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही आयनिक रेडियस भी ज्यादा होने वाला है। यहाँ पर क्या होता है, आपके पास ऑक्सीजन है, आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे होते हैं, वो नेगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को दोबारा ऐड करेंगे, O2 नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन कर रहे हैं, तो जेड इफेक्टिव जनाब कम हो रहा होगा ना वक्त के साथ। जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन कर रहे हैं, जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा, आयनिक रेडियस कम। ये ट्रेंड आप यहाँ पर देख ही चुके हैं एंड जनाब इसको भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखिए ये याद ना करना पड़े इसके लिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ उसको समझ लेना है, उसी प्रकार से आपको याद करना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास 10 प्रोटॉन थे, ठीक है, आपके पास बाहर 10 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। अब एलिमेंट वगैरह में जाइए, जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ उसी को सुनना है। 10 प्रोटॉन है आपके पास, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है। आप खुद बताइए 10 प्रोटॉन मिलकर के 10 इलेक्ट्रॉन को कुछ हद तक खींच रहे होंगे, अच्छी बात है। अब आपने यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन कर दिए हैं, पहले 10 ही थे, अब 12 इलेक्ट्रॉन है। अब प्रोटॉन तो आपके पास 10 ही है, यानी कि अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 10 प्रोटॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 12 इलेक्ट्रॉन पर लग रहा होगा। दैट मींस थोड़ा सा तो कम होगा। पहले आपके पास 10 प्रोटॉन थे जो 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, बट अभी भी आपके पास 10 प्रोटॉन है और उनको अब 12 इलेक्ट्रॉन को खींचना पड़ रहा है। दैट मींस यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा होगा। दैट मींस आपका साइज इंक्रीज करने वाला है, ठीक है, आपका साइज इंक्रीज करने वाला है। और इसी प्रकार से आपने अगर 10 इलेक्ट्रॉन के बजाय 8 इलेक्ट्रॉन रखे, अब तो सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस 10 प्रोटॉन मिलकर के अब 8 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होंगे। दैट मींस और भी ज्यादा ताकत के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होंगे। दैट मींस साइज और भी ज्यादा छोटा हो जाने वाला है। बोलिए हाँ या ना। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स को निकालते जाएंगे, आपका साइज छोटा होता चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स को आप निकालते जाएंगे, आपका साइज छोटा होता चला जाएगा। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते जाएंगे, आपका साइज बढ़ता चला जाएगा। बोलो हाँ या ना। साइज बढ़ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐड कर रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, ये सारी स्पीशीज हम देख पा रहे होंगे कि आपके पास प्रोटॉन तो 7, 8, 9, 11, 12, 13 हैं, बट यहाँ पर एट द एंड आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10। 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन में, बट 3 इलेक्ट्रॉन आपने और ऐड कर दिए, दैट मींस 10 हो चुके हैं। ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 2 और ऐड कर दिए, 10 हो चुके हैं। यहाँ पर भी 10 हो चुके हैं। यहाँ पर 11 होते हैं, बट आपने एक यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, दैट मींस आपने 1 इलेक्ट्रॉन का बाहर खींच लिया है। दैट मींस यहाँ पर भी अब सिर्फ और सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम के पास 13 होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुके हैं, दैट मींस अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 10 ही इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी इसका मतलब ये आपके पास एलिमेंट है, यहाँ पर आपके पास प्रोटॉन है और आउटर मोस्ट में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है। उस इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचने के लिए आपको जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसी को आप बोल रहे होते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। बोलो हाँ या ना। अब दोबारा सुनिएगा ध्यान से, जितना छोटा साइज होगा यानी कि प्रोटॉन के उतना ही करीब होने वाला है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अरे हाँ या ना। प्रोटॉन के जितना करीब होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उतनी ही ताकत आपको देनी पड़ेगी, उतनी ही आयनाइजेशन एनर्जी आपकी ज्यादा होने वाली है। अरे हाँ या ना। अगर प्रोटॉन आपका यहां पर है और इलेक्ट्रॉन आपका इतनी दूर है, दैट मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां से इसका कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, दैट मींस बाहर से आप आसानी से खींच सकते हैं। ये जनाब आपकी रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल हो रहा होगा। अगर जनाब आपके कोई करीब है, दैट मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहर से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी आपको देनी पड़ रही होगी, क्योंकि आपने अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है, ठीक है। ओके, दैट मींस जेड इफेक्टिव बढ़ रहा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही होगी। जेड साइज, इसका मतलब है साइज बढ़ रहा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी आपकी कम हो रही होगी। मैंने ऐसे यही कहा, साइज बढ़ेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, दैट मींस आपको बहुत ही कम एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, ठीक है। यस, देखिए एस ब्लॉक में नीचे जाते हुए क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा होता है ना, दैट मींस एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी आपकी डाउन द ऑर्डर कम हो रही होगी। बोलो हाँ या ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं पी ब्लॉक की। यहां पर क्या होता है, यहां पर आपको ये 3 याद करने हैं, 3 ट्रेंड आपको याद करने हैं। इसका रीजन भी बताया गया है, यहां पर आपको 4s सीरीज की वजह से ये सब हो रहा है एंड यहां पर 3d सीरीज की वजह से। ये तो जनाब उल्टा हरदे करता ही है एल्यूमिनियम गैलियम, और बाकी सब कुछ वैसा ही है जो यहां पर मैंने आपको ट्रेंड बताया। नीचे आते हुए साइज इंक्रीज करेगा, आयनाइजेशन एनर्जी आपकी डिक्रीज करने वाली है, ठीक है। आपको ये 3 चीजें याद रखनी है। नीचे आते हुए एल्यूमिनियम का साइज, एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए थी, सॉरी ज्यादा होनी चाहिए थी, बट यहां पर कम हो जाने वाली है। गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो रही होगी, ठीक है। ये 3 ट्रेंड्स आपको याद होने चाहिए अलग से, कोई दिक्कत है। बात करते हैं अगर हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी की, तो वो होती है हीलियम की। इससे जनाब आपको इलेक्ट्रॉन खींचने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। और लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे होंगे तो वो होती है सीजियम की। अच्छा जी, ऐसा होता है क्या? जी हाँ। अब इसको आप समझ सकते हैं। देखिए मैंने बोला आपसे लेफ्ट टू राइट जाते हुए साइज कम हो रहा होता है, दैट मींस आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही होगी, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी इस तरफ जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही होगी, दैट मींस सबसे ज्यादा किसकी होगी भैया? हीलियम की होगी ना, क्योंकि इधर जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही, बढ़ रही है। लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है, टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है, दैट मींस इसकी सबसे ज्यादा होने वाली है और इसकी सबसे कम होने वाली है। बोलो हाँ या ना। ऊपर से नीचे आते हुए कम हो रही है, राइट टू लेफ्ट आते हुए भी कम हो रही है, लेफ्ट टू राइट जाते हुए इंक्रीज करती है।
सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, और ये वाला ऑर्डर आप भूल ही नहीं सकते। इस ऑर्डर को जनाब आप रट लें, आपसे सीधा पूछा जाएगा, यकीन मानिए आपसे सीधा पूछा जाएगा ये, ठीक है। ये ऑर्डर आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर काफी कुछ गड़बड़ियां हो रही होती हैं, काफी कुछ उलट पलट हो रहा होता है। इस ऑर्डर को आप सीधा याद रखें। ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है बोरॉन की, उसके बाद थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम एंड लास्ट में इंडियम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं तो इसका मतलब आपको याद करना ही करना है। अब बात करते हैं मेटालिक कैरेक्टर की। आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही होगी, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा होगा। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी जिसकी जितनी ज्यादा होगी उसका मेटालिक कैरेक्टर भी उतना ही ज्यादा होने वाला है। अगर इलेक्ट्रॉन की लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा हो रहा होगा, दैट मींस आयनाइजेशन एनर्जी आपकी कम हो रही होगी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर जाएगा, दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स आसानी से बाहर जा रहा होगा, दैट मींस उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही होगी, आपको एनर्जी कम प्रोवाइड करनी पड़ रही है बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, राइट। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं टॉप टू बॉटम। यहां पर आपको कोई भी कुछ नहीं लग रहा है ना, 4s सीरीज 3d सीरीज वगैरह कोई समस्या नहीं है, आप यहां पर आप 4s सीरीज से फ्री हैं, इसलिए यहां पर जो ट्रेंड होना चाहिए वही हो रहा है। टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। अब जनाब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप इसको याद कर लें, टीचर वेरी क्रूअल नहीं है। ये वाला टीचर वेरी क्रूअल नहीं है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाती है। यहां पर ये होता है कि नीचे आते हुए आपको आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही होगी। क्या बोला मैंने? इंक्रीज कर रही होगी। जनरल ट्रेंड क्या है? साइज बढ़ रहा है। जनरल ट्रेंड क्या है? साइज बढ़ रहा है, एनर्जी कम हो रही होगी, बट यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इन चारों में आप याद कर लीजिए, आयनाइजेशन एनर्जी जनाब इंक्रीज कर रही है, ठीक है। कोई दिक्कत है? हाँ, इनको मैं समझा देता हूं, इनमें आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। इनको इनकी जो बात कर रहे हैं आप, ठीक है, यहां पर तो बात सही है, ठीक है, उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे होंगे आप, बट यहां पर हो जाती है 4s सीरीज की एंट्री, जिसकी वजह से ये वाला सब कुछ गड़बड़ हो रहा होता है इन तीन की यहां पर, और इसी बात हम करेंगे। देखिए एग्जाम्पल लेना पड़ेगा ना, सिल्वर की बात करते हैं, और ये क्या है आपके पास? सोना है ना, अरे भाई गोल्ड है ना, सिल्वर और ऑरेट यानी कि गोल्ड की आयनाइजेशन एनर्जी गोल्ड की ज्यादा है। इसके पास 47 प्रोटॉन्स हैं सिल्वर के पास, और ये गोल्ड के पास 79 प्रोटॉन्स हैं। इसका मतलब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। बोलो, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि इसके पास बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, इसके पास बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं। इसका साइज जनाब छोटा हो जाने वाला है। अगर हम यहां पर साइज की बात करें तो एजी का साइज एजी का साइज ज्यादा होगा, एजी का साइज ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू गोल्ड, दैट इज ऑरेट। क्यों? क्योंकि यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो जनाब ये बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होगा, दैट मींस इसका साइज छोटा हो जाने वाला है। इसका साइज छोटा हो रहा होगा तो ऑब्वियस ही बात है जनाब, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचने में आपकी वॉट लग जाएगी, दैट मींस एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। ये आप ट्रेंड याद रखिएगा। टीचर वेरी क्रूअल नहीं है इस केस में, इन चारों केस में आपको डाउन द ऑर्डर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही होगी, बट इन सारे केसेस में आपको जरा ध्यान रखना है, ठीक है। यस, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आप इन सारी चीजों को याद करते हुए चलेंगे। अब बात कर लें सेकंड पीरियड की। देखिए कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, सेकंड पीरियड की बात करेंगे। अब यहां पर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस तरफ जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर रही होती है? इंक्रीज कर रही होती है ना। इस प्रकार से ट्रेंड होना चाहिए था, बट होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर आपके पास क्या है, 3p3 बोले तो हाफ फिल्ड, और 2s2 बोले तो फुली फिल्ड है ना। जिस वजह से यहां पर ये बदलाव आपको होता हुआ नजर आ रहा होगा, ये बदलाव आपको होता हुआ नजर आ रहा होगा यहां पर। अरे इस प्रकार से, इस प्रकार से और इस प्रकार से दूसरे, तीसरे और चौथे पीरियड में ये वाला हो रहा होगा, एंड यहां पर भी आप देख पा रहे होंगे, यहां पर भी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर हाफ फील्ड है और यहां पर फुली फील्ड है। हाफ फील्ड स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन निकालने में तकलीफ है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही होगी, इसलिए जनाब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से आगे आ जाता है। इसी प्रकार से यहां पर भी आप समझ पा रहे होंगे, यहां पर फास्फोरस आपका सल्फर से आगे आ रहा होगा क्योंकि ये भी हाफ फील्ड ही है, ठीक है। उसी प्रकार से आप यहां पर देख पा रहे होंगे। बट बात अगर आप करेंगे 5th एंड 6th पीरियड की, तो यहां पर रेगुलर ट्रेंड होता है, दैट मींस ऐसे 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 आपकी आयनाइजेशन एनर्जी सभी में इंक्रीज होती हुई चल रही होगी, ठीक है। रीजन समझ में आना चाहिए, ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड बिलीव मी, इससे क्वेश्चन आपको 2 या 3 बार हम खुद करवा चुके हैं, है ना। इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ाया जा रहा है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, स्मॉलर साइज ऑफ एटम दैट मींस हाई एनर्जी, दैट मींस लेसर टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। अरे हाँ है ना, अगर मेटल छोटा है, मतलब मेटल का साइज अगर छोटा है, दैट मींस हाई आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। अगर एनर्जी ज्यादा है, दैट मींस उसकी टेंडेंसी कम है आयनिक बॉन्ड को फॉर्म करने की, ग्रेट। अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम है, दैट मींस ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। लेसर आयनाइजेशन एनर्जी, दैट मींस इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर रहा होगा, ऑक्सीडेशन को आसानी से लूज कर रहा होगा, दैट मींस अपने आप को आसानी से आसानी से ऑक्सीडाइज करवा रहा होगा। इसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो रहा होगा, वो सामने वाले को जनाब बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिड्यूस भी कर रहा होगा, दैट मींस वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होने वाला है। जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो उतना ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट भी होने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से आप समझने की कोशिश करें, आप बेहतर हो रहे होंगे।
If difference between any two successive ionization energy is greater than 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, then lower oxidation state is more stable. Yes, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये लाइनें आपने ना पढ़ी हो, बट इंपॉर्टेंट है. If difference between any two successive ionization energy is less than 11 electron volt, then higher oxidation state is more stable. और अगर 11 और 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में आपका डिफरेंस है आयनाइजेशन एनर्जी का, दैट मीन्स दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका एग्जिस्ट कर रहा होगा वो एलिमेंट. ठीक है. Difference between two successive ionization energy is if greater than 16 electron volt, that means lower oxidation state is more stable, and if it is lower than 11 electron volt, then higher oxidation state is more stable. ठीक है. और अब बात करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप की. ये तुम कहाँ करते हो? ये तुम स्कूल में बैठकर करते हो, तुम्हारा सामने रिलेशन बन नहीं रहा होता है, इसलिए तुम तिरछी निगाहें शुरू कर देते हो, है ना. देखिए इसको मैं कैसे समझाऊं. यहाँ पर देखिए एटॉमिक रेडियस होता है आपका, इधर जाते हुए डिक्रीज कर रहा होता है, यहाँ पर नहीं, इधर समझिए. टॉप टू बॉटम आपका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा होता है, बट लेफ्ट टू राइट जाते हुए आपका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा होता है. यहाँ पर मान लीजिए कुछ था 5, वैल्यू मान लीजिए ऐसे ही है ना. इधर जाते हुए कम होगा, दैट मीन्स 4. अब मैंने कहा ना नीचे आते हुए इंक्रीज कर रहा होता है, नीचे आते हुए इंक्रीज कर रहा होता है, दैट मीन्स क्या होने वाला है? दैट मीन्स एक बार फिर से थोड़ा सा बढ़ेगा, मान लीजिए थोड़ा सा बढ़ेगा, 5 हो गया. तो बताइए कुछ आपको सिमिलरिटी नजर आ रही है ना. उसी प्रकार से यहाँ पर होने वाला है. ये क्या है? लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, इनके बीच में आपको डायगोनल रिलेशनशिप देखने को मिल रहा होगा. दैट मीन्स सेम प्रकार का बिहेवियर ये दोनों शो करने वाले हैं, यानी कि इसका एटॉमिक रेडियस क्या है? ऑलमोस्ट इक्वल. यहाँ पर मैंने वही तो बताया आपसे, है ना. लिथियम और मैग्नीशियम का एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल है. इसी प्रकार से आप बेरियम और एल्यूमिनियम का भी मान देख सकते हैं, बोरॉन एंड सिलिकॉन का भी आप देख पा रहे होंगे. ठीक है. ये सारी बातें वही लिखी हुई हैं. और चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि एफिनिटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत. ठीक है. आपकी भाषा में बोला जाएगा एफिनिटी का मतलब होता है मोहब्बत. ठीक है. जिसको इलेक्ट्रॉन से जितनी ज्यादा मोहब्बत होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होने वाली है. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? साइज. अगर साइज बढ़ रहा है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो रही होगी. ठीक है. क्योंकि जनाब अगर आपका साइज ज्यादा है, मतलब ये अगर कोई एलिमेंट है आपके पास, उसका साइज ज्यादा है, यहाँ पर कुछ प्रोटॉन है, तो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर ले पाना थोड़ा सा टफ हो रहा होगा, है ना. अगर साइज छोटा है, इतना बड़ा साइज है, दैट मींस बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उस पर अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डालना आसान है, क्योंकि यहाँ पर दूरी कम है, इसका यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा खासा होगा. दैट मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होने वाली है. साइज कम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, साइज ज्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम. ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो रही होगी. ठीक है. अगर ऐसा है तो जनाब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की अगर आप बात कर रहे होंगे तो नीचे आते हुए साइज क्या होता है? इंक्रीज कर होता है. दैट मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए. और यहां पर आपका ये गलत हो जाएगा. यहां पर जनाब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा नहीं, कम होती है. जैसा कि यहां पर हमने आपको लिखकर समझाया भी हुआ है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा होगी. या फिर आप ये समझें कि थर्ड पीरियड में सभी की, यानी कि सेकेंड वाले एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा ही होने वाली है. ऐसा होता क्यों है ये मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ. फ्लोरीन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p5, है ना. एक इलेक्ट्रॉन आप देंगे तो F नेगेटिव, दैट मींस 2p6 हो जाएगा. ओके. बट यहां पर अगर आपके पास क्लोरीन है, दैट मींस 3s2 3p5 है, एक इलेक्ट्रॉन आप दे रहे होंगे तो क्लोरीन नेगेटिव बन जाएगा, दैट मींस यहां पर 3p6 हो रहा होगा. बट देखिए स्टेबिलिटी दोनों में ही है. यहां पर कम एनर्जी रिलीज होगी और यहां पर ज्यादा एनर्जी रिलीज होने वाली है. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत ही छोटा है. आप जानते हैं फ्लोरीन छोटे साइज का है और क्लोरीन बहुत बड़े साइज का है. अगर क्लोरीन बहुत बड़े साइज का है तो वहां पर उसके पास जगह भी ज्यादा है, उसके पास जगह ज्यादा है, यानी कि जो आप बाहर से इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहे हैं वो बहुत ही आसानी से यहाँ पर रह जाएगा. बट बात अगर हम फ्लोरीन की कर रहे होंगे तो यहाँ पर जगह कम है, उसके बाद भी यहाँ पर आपको अच्छे खासे क्या दिखाई पड़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पर जब आप बाहर से इलेक्ट्रॉन्स लेकर आने वाले हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा. यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा. दैट मींस यहाँ पर उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होने वाला. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी कम है, क्योंकि यहाँ पर लेस एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होने वाली है, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा खुशी होने वाली है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अगर आ जाते हैं तो. ठीक है. और ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर थर्ड पीरियड में सभी जगह अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा होगा. मतलब थर्ड पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है. यहाँ वाला ट्रेंड ये उल्टा हो जाता है, बाकी सभी में ये ट्रेंड फॉलो करने वाला है. इसको आप यहाँ पर देख भी सकते हैं. ठीक है. इसको आप जरा ध्यान रखिएगा, मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा. पहले यहाँ पर आइए. जनरली फॉर न्यूट्रल एटम की बात करेंगे अगर आप, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? नेगेटिव बोले तो एक्सोथर्मिक यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इलेक्ट्रॉन से उसकी मोहब्बत बढ़िया है. अगर इलेक्ट्रॉन से उसकी मोहब्बत बढ़िया है दैट मींस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी. इसका मतलब वो एनर्जी रिलीज करने वाला है. जैसे आप इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, ऑक्सीजन को अगर आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वो O नेगेटिव का फॉर्मेशन कर लेगा, दैट मींस एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि वो खुश हो चुका है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था, वो स्टेबल हो रहा है. बट अगर आप बात करेंगे बेरियम की, मैग्नीशियम की, नाइट्रोजन की, क्योंकि और इनर्ट गैसेस की, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी पॉजिटिव होती है और ये एंडोथर्मिक होती है. दैट मींस इनको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, बट फिर भी आप जबरदस्ती कर रहे हैं. दैट मींस आपको बाहर से एनर्जी भी देनी पड़ेगी, तभी जाकर के आप इन पर इलेक्ट्रॉन लगा सकते हैं.
ठीक है, क्योंकि आप मैग्नीशियम का देखिए क्या होता है, सोडियम मैग्नीशियम 1s2 2p6 3s2 3s2, ये क्या है, ये फुली फिल्ड नाइट्रोजन जनाब 3p3 हाफ फिल्ड है, ये ऑलरेडी स्टेबल है, फिर भी आप मान नहीं रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं उसके साथ इलेक्ट्रॉन्स को देना चाहते हैं, दैट मींस आपको एनर्जी भी सप्लाई करनी पड़ रही होगी, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही होगी, दैट मींस ये एंडोथर्मिक है, आपको बाहर से एनर्जी भी देनी पड़ रही है, और इस पर्टिकुलर केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी पॉजिटिव हो रही होगी, है ना। फॉर ऑल कैटायंस, जितने भी कैटायंस की आप बात कर रहे होंगे वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको नेगेटिव होने वाली है, यानी कि एक्सोथर्मिक। यहां पर देखिए कार्बोकैटायन, यहां पर कार्बन पर पॉजिटिव है, अगर आप इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे तो कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड ये खुश हो जाएगा, इसलिए ये अंदर से अपने एनर्जी भी रिलीज कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी नेगेटिव होने वाली है, ध्यान दीजिएगा। जहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है एक्सोथर्मिक के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है। एंडोथर्मिक यानी कि जब भी आपको बाहर से इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है, जबरदस्ती कर रहे हैं आप एंडोथर्मिक, तो उस पर्टिकुलर केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होने वाली है। और वही बात यहां पर भी है जनाब, अगर आप एनायंस की बात कर रहे होंगे यानी कि ऑलरेडी उस पर नेगेटिव है, वो नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन उसको आप ऑलरेडी दे चुके हैं, पर फिर भी आप नहीं मान रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन और दे रहे हैं, दैट मींस वो नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जनाब यहां पर आपको एनर्जी भी देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को भी ओवरकम अप करना पड़ रहा होगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर केस में आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाने वाली है। पेनिट्रेशन इफेक्ट वाला भी आप यहां पर देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिथियम की ज्यादा होती है एंड यहां पर सोडियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होने वाली है। पेनिट्रेशन इफेक्ट से आप इसको समझ पा रहे होंगे। चलिए यहां पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी करते हैं। सोडियम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s1, एल्यूमिनियम का 3s2 3p1। देखिए अगर आप एक इलेक्ट्रॉन सोडियम को देंगे 3s2 में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मींस फुली स्टेबल, बोलो हाँ या ना, फुली स्टेबल। बट अगर आप एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम को दे रहे होंगे तो 3p1 है 3p2 हो जाएगा, बट ना ही फुली स्टेबल, ना ही फुली फिल्ड हुआ, ना ही हाफ फिल्ड, तो इसको कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। बट अगर आपने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये फुली फिल्ड हो जाएगा, दैट मींस एक्स्ट्रा स्टेबल, दैट मींस ये एक इलेक्ट्रॉन चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन चाहता है, इलेक्ट्रॉन से इसकी मोहब्बत ज्यादा है, दैट मींस सोडियम आगे हो रहा होगा इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, कोई भी दिक्कत, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, पूरी एनर्जी डाली जा रही है हमारी तरफ से। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज कर रही होगी। ठीक है, मैंने बोला आपसे साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो रही होगी, बट हाँ इसको जरा ध्यान रखिएगा, आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है। अब इसकी बात करते हैं, ये क्या है, इनर्ट गैस जीरो ग्रुप जिसको आप बोल रहे होते हैं, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसको आप अगर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं दैट मींस आपको बहुत ज्यादा एनर्जी भी देनी पड़ रही होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी बहुत ही कम है, इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, ये पहले से ही स्टेबल है, बट फिर भी आप जबरदस्ती कर रहे हैं, दैट मींस इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, वो भी बहुत ज्यादा, यानी कि आप बहुत ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ रही होगी। उसमें भी अगर आप बात करें तो नियॉन को जनाब भर के एनर्जी देनी पड़ेगी। देखिए एनर्जी आपको कितनी ज्यादा देनी पड़ रही है, तब जाकर के आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर पा रहे होंगे, यानी कि नियॉन नेगेटिव बनाने में आपकी हालत खराब हो जाएगी, है ना, आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव देना पड़ रहा होगा। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए ये जीरो ग्रुप जो है ग्रुप 18 जिसको आप बोलते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, दैट मींस एंडोथर्मिक। अब बात करते हैं इसको तो इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत है। क्यों है इसको इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत? क्योंकि यहां पर आपको p5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को हो रहा होगा। एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा p6 का फॉर्मेशन कर लेगा, p6 बोले तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, एक इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन आएगा इसको पूरा का पूरा फिल कर देने वाला, दैट मींस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की तरफ ले जा रहा होगा। इसलिए पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, 2p5 से 2p6 हो रहा है ना, इसलिए अगर आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर पूछा जाए, इसकी बात कर रहे हैं हम ग्रुप 18 की, तो आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए एंड पूछा जाएगा जनाब, पूछा जाता है, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है। आपको ये किसी भी हालत में याद होना चाहिए। मैंने बोला आपसे नियॉन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रखता है, इसलिए आपको यहां पर से आगे दिखाई पड़ रहा है। नियॉन के बाद नंबर आएगा आर्गन का, आर्गन एंड क्रिप्टन ऑलमोस्ट सेम होते हैं, उसके बाद जिनॉन एंड हीलियम। ठीक है, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, और ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बताऊं आपसे, 3-4 बार मैं आपको इसका ऑर्डर बता चुका हूं एंड सब क्वेश्चन भी हमने कराया हुआ है। होता क्या है, जनरली आप देखते हैं कि नीचे आते हुए क्या हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो रही है, बट जैसा मैंने कहा ऑक्सीजन यहां पर कूद करके पीछे आ जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑर्डर ये होने वाला है। ऑक्सीजन यहां पर होना चाहिए, बट यहां से यहां आने वाला है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी सबसे कम हो जाने वाली है। पीछे ऑक्सीजन लिखिए, उसके बाद ऐसे लिखिए, उससे टीपो, इस प्रकार से आप लिख रहे होंगे। आपको ये ऑर्डर आपके दिमाग में रटा हुआ होना चाहिए। आपको रात में 2 बजे उठाकर पूछा जा रहा है ना, तो आपको ये याद होना चाहिए। कोई भी आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते इसके बारे में। ऑक्सीजन हैज मिनिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन फैमिली, बिल्कुल सही बात है, मैंने आपसे अभी भी बताया। हेलोजन फैमिली हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल, मैंने आपसे अभी चीख कर इसी बात को बताया है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा मोहब्बत है इलेक्ट्रॉन से, है ना। एनी एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 17 हैज हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। ये सारी बातें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता। अगर आपके पास ये बॉन्ड बना हुआ है ए बी का, मान लीजिए बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस बॉन्ड पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसकी तरफ आ रहे होंगे, यानी कि बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉनिक पावर है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, वो यहां पर आपको नजर आती हुई दिख रही होगी। दैट मींस इसी को आप बोल रहे होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या होता है, साइज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम,
याद कर लो इसको, साइज ज्यादा है दैट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने वाली है, इसका मतलब टॉप टू बॉटम आते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही होगी, है ना। अगर हम लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें आती होंगी। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी, है ना। और अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हुए आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही होगी, बोलो हाँ है ना, यस। अब जो मैं बोलने वाला हूं उसको जनाब याद कर लें, यहां पर जो लिखा गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है सेकेंड पीरियड, ये है थर्ड पीरियड, ठीक है। यहां से पढ़िए, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, इधर आते हुए आप -0.5 करेंगे, इधर आते हुए -0.5 करेंगे, फिर से 2.5 2 ऐसे यहां पर आते हुए आप क्या कर रहे हैं, -0.5 ऐसे करते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर लिथियम पर आते आते आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नजर आने वाली है 1, ठीक है। अब आप नीचे आएंगे, अब यहां पर आपको 0.1 माइनस करना है, यहां पर आपको 0.1 माइनस करना है, दैट मींस 0.9 आ रहा होगा, और यहां पर आपको पूरा 1 माइनस कर देना है, यानी कि 4.0 से 3.0, -1 यहां पर कर रहे होंगे आप, और यहां पर आपको करना है -0.1। बात को समझ पा रहे हैं तो बोलिए हाँ, ठीक है, इतना हो गया। अब आगे जो बोलने वाला हूं और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको और याद कर लेना है। इधर जाते हुए आप +0.3 करेंगे, +0.3 करेंगे, +0.3 +0.3, 4 बार +0.3, 0.9, 1.2, 1.5, 1.8 हो रहा होगा एंड 2.1 हो रहा होगा। उसके बाद आप एक बार 0.4 करेंगे, एक बार 0.5 करेंगे, 0.4 करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, एक बार फिर से आप 0.5 को ऐड कर रहे होंगे तो 3.0 हो जाएगा, जो कि आपको यहां पर ऑलरेडी नजर आ रहा है। आपसे ये डायरेक्टली पूछा जाता है, मैं आपसे कई बार कह चुका हूं, जो मैं बता रहा हूं ये सब कुछ आपको रटा हुआ होना चाहिए। अब बात कर लेंगे आप ब्रोमीन की, तो यहाँ पर 2.8 होता है एंड आयोडीन का 2.5 होता है। मैंने बताया टॉप टू बॉटम आते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही होती है ना, तो देखिए डिक्रीज कर रही है 4, 3.0, 2.8, 2.5, इनकी कुछ वैल्यूज आप याद कर लें, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा होगा, ठीक है। और साथ में हम आपको ये भी बता दें कि हाइड्रोजन एंड फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, और वो कितनी होती है 2.1, ठीक। फॉस्फोरस की लिखी हुई है, ये देखिए इतनी ही जनाब हाइड्रोजन की भी होती है ना। अब बात कर लेते हैं सिस यानी कि ये क्या है, कार्बन है कि नहीं, यहां पर देखिए कार्बन, और ये क्या है, ये आयोडीन एंड सल्फर, कहां है सल्फर, ये इन तीनों की 2.5 2.5 2.5 होती है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, ओके। और कुछ बताना है आपको, और कुछ तो नहीं बताना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम ये लास्ट स्लाइड पर आ चुके हैं, ऑक्साइड्स। हाँ, एक बात रह गई है, कहां है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात रह गई थी। हाँ देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहां पर है, यहां पर रही आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहां पर आपको एक बात बहुत ध्यान से देखी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसकी बात करेंगे। ये क्या है ये आयोडीन, इसका मैंने बोला ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा होता है, दैट मींस इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होने वाली है इन कंपैरिजन टू सल्फर। ये मैंने क्यों बताया आपको अलग से, क्योंकि मैंने आपको साथ में ये भी बताया है, सल्फर कहां है, ये है ना। मैंने आपको साथ में ये भी बताया है कि इस तरफ जाते हुए, सॉरी, टॉप टू बॉटम आते हुए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो रही है, टॉप टू बॉटम आते हुए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो रही है, दैट मींस इसकी कम होनी चाहिए बट होगी नहीं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा है ग्रुप नंबर 17 का, ठीक है। तो यहाँ पर भले ही आयोडीन आपका नीचे हो सल्फर से, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयोडीन की ही ज्यादा होने वाली है, क्योंकि ये ग्रुप 17 से बिलोंग कर रहा है। मतलब P6 में कन्वर्ट हो रहा होगा, किसमें हो रहा होगा, 2 3 4 5 P6 में कन्वर्ट हो रहा होगा एक इलेक्ट्रॉन हासिल करने के बाद। ऑलराइट, नाउ मूविंग एट द लास्ट स्लाइड। ये रही हमारी आखिरी स्लाइड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने आपको ये अलग वीडियो में भी समझा रखा है ऑक्साइड से रिलेटेड, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर आप शॉर्ट में समझ लीजिए। एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, आपके पास 10-15 लिखे हुए होंगे कंपाउंड, एंड उसमें से आपको बताना होगा कौन सा एम्फोटेरिक, एसिडिक या फिर होगा, ठीक है, जैसे भी आपसे पूछा जाए। तो सबसे पहले आप उनमें से एम्फोटेरिक को चेकआउट करेंगे। एम्फोटेरिक कौन कौन से होंगे, देखिए उसके लिए आपको 2 निमोनिक याद करनी है, कौन सी, पहला ये आज फिर सब कार वेंटो तेरा, ठीक है, दोबारा सुनिएगा, आज फिर सब कार वेंटो तेरा। इन चारों में जब भी आप लिखेंगे ना, मैं लिख देता हूं आपको, आज फिर सब कार वेंटो, ठीक है, और लास्ट में यहां पर 13। इन सभी में अल्फाबेट की जरा काउंटिंग करिए, 3 3 3 3, यानी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ही आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स शो कर रहे होंगे। आज फिर सब कार, 3 अल्फाबेट है। अब बात करते हैं वेंटो की, यहाँ पर 5 अल्फाबेट है, यानी कि वैनेडियम 5+ आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड शो कर रहा होगा, और इसी प्रकार से वेंटो 13, ठीक है। यहाँ पर अगर आप Te4+ होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट 4+ होगी, तभी आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड शो करी जा रही होगी। AH2O3 3 है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी क्रोमियम पर 3 ही है, और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको वैनेडियम पर +5 नजर आ रहा होगा, दैट मींस V2O5 आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करता हुआ नजर आ रहा होगा। इसी प्रकार से TeO2, ग्रेट। अब जो दूसरी निमोनिक है, जान सुनो बे आलिया पब गई, यानी कि जिंक, टिन, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, लेड, गैलियम,
इनमें कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो, आपको एट द एंड वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड ही बनाते हुए नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर आपको कई सारी ऑक्सीडेशन स्टेट मिलने वाली हैं। देखिए लेड की कितनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, बट सभी की सभी एम्फोटेरिक ऑक्साइड ही आपको शो कर रही होंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं न्यूट्रल की। न्यूट्रल में आपको सिर्फ और सिर्फ ये तीन ही मिलने वाले हैं, CO, NO, N2O, ये तीन ही आपको न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं एसिडिक ऑक्साइड की। देखिए एसिडिक ऑक्साइड में जितने भी नॉन मेटल हैं, सारे के सारे नॉन मेटल, सारे के सारे नॉन मेटल्स की ऑक्साइड्स आपको एसिडिक ऑक्साइड होंगी। मेटलॉइड ऑक्साइड्स भी आपकी सभी की सभी एसिडिक होंगी। और अब बात करते हैं मेटल्स की। हाँ, मेटल्स का गेम थोड़ा सा समझने वाला है। अगर मेटल्स की +1, +2, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट मींस बेसिक ऑक्साइड। अगर +4 है, दैट मींस एम्फोटेरिक। अगर +5, +6, +7 है, दैट मींस एसिडिक। ठीक है, बताइए समझ में आ रहा है ना जो भी मैं बोल रहा हूं? पहले एम्फोटेरिक आपको चेकआउट करना है, उसके बाद आपको न्यूट्रल, उसके बाद एसिडिक, एंड लास्ट में आप बेसिक की तरफ जा रहे होंगे। मेटल्स का जरा ध्यान रखिएगा, +1, +2, +3 दैट मींस बेसिक, +4 अगर आ रहा है दैट मींस एम्फोटेरिक, +5, +6, +7 एसिडिक ऑक्साइड, है ना। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स को क्रिस्टल क्लियर किया हुआ है। एंड यस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। आगे इसी प्रकार से प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें, क्विक रिवीजन करते रहें, डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा बेनिफिट उठा पा रहे होंगे, है ना। चलिए मिलेंगे दूसरे वीडियो में किसी और PYQ वीडियो के साथ, किसी और रिवीजन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।